नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहे। हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। दूसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से भी पीडीए को जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की घटना पर कहा, नफरत फैलाने और दंगे कराने वाले संगठनों को क्यों डीजे चलाकर मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है। चौथी बड़ी खबर, बिहार में इस साल 2025 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इस बीच एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने चुनाव से पहले सीटों को लेकर बड़ी मांग की है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस कहती है कि ऐसा मुसलमानों के हित में किया। वे पूछना चाहते हैं कि अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इनके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। हरियाणा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि 2013 में वक्फ कानून को लेकर संशोधन हुआ था, तो आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? अगर मुसलमान के हित में है अगर ये बिल, तो मुसलमानों को पंचर नहीं निकालना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट करना चाहते थे कि 1995 और 2013 में कांग्रेस ने इस कानून में संशोधन करा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून में संशोधन करा तो उसमें विरोध का विषय क्या है? विरोध का विषय तब आता है जब कांग्रेस ने इस कानून को असीमित पावर दे दी थी, जो कि एक पर्टिकुलर जाति समुदाय के पक्ष में थी। आज जब उसको इवेल्युएट कर रही है बीजेपी की सरकार और उसको समानांतर बनाना चाह रही है, तो समस्या है। आप देखिए, आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। क्या भीमराव अंबेडकर जी ये कहते थे कि कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, टेंडरों में भी मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाए? हमेशा कांग्रेस की राजनीति रही है कि मुसलमानों को एकजुट करके, हिंदुओं को विभाजित करके इस देश पे शासन करते रहो। लेकिन आज जब वो ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो विचलित हो रहा है। जी, 1995 और 2030 में जब वक्फ कानून के अंदर संशोधन किया गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पे चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब क्यों वक्फ कानून, अब वो बिल बन गया, तो अब क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए, आज दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जब विपक्ष इस पर संशोधन करता था तो विपक्ष इस जाति विशेष के लिए संशोधन करता था। आप अगर मुसलमानों पर रिसर्च करेंगी, स्टडी करेंगी, तो उसमें भी कुछ एक मुसलमान ही ऐसे थे जिनको इससे फायदा होता था। नीचे के तबके के मुसलमानों को कभी इससे फायदा नहीं हुआ है। कांग्रेस की हमेशा से राजनीति ये रही है कि रेवड़ियां बांटो और इन लोग को कभी भी आगे न बढ़ने दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिल्कुल साफ ये कहते थे कि उनके हाथ में, आपने देखा होगा, हमेशा एक पुस्तक रहती है कि दलित, वंचित, शोषित मुसलमान जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब अपने अधिकार को समझेंगे, तब वो ये समझ पाएंगे कौन सा कानून उनके हित में है, कौन सा कानून उनके हित में नहीं है। अगर बीजेपी ने इस कानून में कोई ऐसा संशोधन करा है जो जनता के हित में नहीं है, तो जब इस कानून को इम्प्लीमेंट करा जाए तब कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि जनता के हित में क्या है या क्या नहीं है। दूसरे, अगर देश की चुनी हुई सरकार कोई भी कानून लाती है तो विपक्ष जो है इस तरीके से हिंसक विरोध नहीं कर सकता। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी बात कहनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को समझाने की ये कोशिश करनी चाहिए कि ये कानून गलत हुआ है, वरना जनता की चुनी हुई सरकार ने जो कानून बनाया है उसको सबको मानना पड़ेगा ही।
जी, जब 2013 में इस कानून में संशोधन हुआ था, तब भी कांग्रेस ने संशोधन इसलिए किया था क्योंकि वो जनता का वोट पा सके। अगर आप 2013 वाले संशोधनों को देखेंगे तो 2013 में चुनाव से कुछ दिन पहले मार्च में ये संशोधन करे गए थे, जिसके तहत दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया था। वो एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए करे गए थे। अगर उस 2013 में कांग्रेस ने जो संशोधन करे थे, इस 10 सालों में उससे मुस्लिम जाति को कोई भी फायदा हुआ हो, तो क्या कांग्रेस के किसी नेता ने अपने वक्फ बोर्ड वाले बिल के संसद के डिस्कशन में उन पॉइंट्स को रखा कि 2013 या 95 में हमने जो संशोधन करे थे उससे इस जाति विशेष को ये फायदा हुआ है और वो इससे उन्नति की तरफ अग्रसर है? लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। वो सिर्फ चुनी हुई सरकार के कानून का विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, लेकिन देश की जनता ये समझ चुकी है कि कौन उनके हित में है, कौन उनके हित में नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो सन 1984 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद शाह बानो के गवर्नमेंट को जब से कांग्रेस सरकार ने लोकसभा में पलटा था, उसके बाद से आज तक भारत में कांग्रेस की कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई है। ये उस जनता और उस समाज ने कांग्रेस को उस निर्णय को पलटने का इनाम दिया था। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से भी पीडीए को जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आइए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने स्वाभिमान स्वामान की अनुभूति को और सुदृढ़ करें। एकजुट होकर बाबा साहेब की देन और धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने के पीडीए के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें। अखिलेश ने लिखा, दोहराए कि संविधान की संजीवनी है, संविधान ही ढाल है। जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। उन्होंने लिखा कि स्वामान के तहत हमने अपने सौहार्दपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक मानक के साथ ही अपनी स्वयं की एकता के मूल्य को समझे। पीडीए रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान समझे। स्वाभिमान स्वामान के माध्यम से ही पीडीए समाज के लोग अपनी निर्णायक शक्ति हासिल करके उत्पीड़न अत्याचार और पीड़ा से मुक्त होकर स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार पा पाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की घटना पर कहा, नफरत फैलाने और दंगे कराने वाले संगठनों को क्यों डीजे चलाकर मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है? ये इजाजत नहीं देनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। अगर ईमानदारी के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी सभी गाइडलाइंस का पालन करे तो दंगे नहीं होंगे। ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है। कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं।
बिहार में इस साल 2025 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इस बीच एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमने चुनाव से पहले सीटों को लेकर बड़ी मांग की है। हमने इस बार चुनाव में विधानसभा की 40 सीटों की मांग की गई है। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी 20 विधायक चाहती है। इसके लिए 35 से 40 सीटें जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने 20 सूत्रीय समिति के गठन में उनकी पार्टी की उपेक्षा भी नाराजगी जताई और कहा, अभी कुछ दिन पहले जिला 20 सूत्रीय समिति का गठन हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लोगों को जगह नहीं दी गई। प्रखंड स्तर पर भी बीजेपी और जेडीयू ने ही आपस में सीटें बांट ली। वहीं इतनी सीट न मिलने पर अगले कदम को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी, हम हर हाल में एनडीए के साथ है, पूरी मजबूती से गठबंधन का समर्थन करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी दी गई थी, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की औकात के हिसाब से सीटें मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और उसी को लेकर जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोथी जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसी को लेकर जो रणनीति है सारी पार्टी बना रही है। तो हमने 40 सीटों की मांग की है, तो क्या वो पूरी हो पाएगी? देखिए, 40 सीट की उनकी मांग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें देखना पड़ेगा कि कितना उनका वोट परसेंटेज है, कि किन किन जिलों में उनकी प्रेजेंस है, किन किन विधानसभा सीट में वो पिछली बार जीते हैं और कितनी में उनको उम्मीदें थी। तो देखिए, आजकल जो है पूरा एक बड़ा कैलकुलेशन होता है, सबको मालूम होता है, जो सिफ्लोलॉजी है जिसको आप कह सकते हैं चुनावी गणित कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो बहुत क्लियर है। और इस मामले में आप जानते हैं कि अमित शाह जो कि चाणक्य कहलाते हैं बीजेपी और एनडीए धड़क के, तो वो उसी अप्रोप्रिएट में जो है आप देखेंगे कि आप सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, लोग अपनी डिमांड कर सकते हैं, अपने क्षमता से अनुसार भी सीटों का मांग कर सकते हैं, लेकिन बंटवारा देखिएगा बड़ा अप्रोप्रिएट होगा। पर जीतन राम मांझी तो काफी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए और क्यों नहीं मिलेगी। देखिए, सभी बोलेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी अपना दावा ठोकेंगे और ज्यादा से ज्यादा ही दावा ठोकेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि चुनावी जो गणित है वो किसके फेवर में जाती है। अगर वो उनके फेवर में जाती है, अगर ऐसा लगता है तो उनको मिल सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है। जितनी पिछली बार मिली है उससे प्लस माइनस आप 10% कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो है आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो नीतीश जी हैं उनकी भी पार्टी में थोड़ा सा उनका जो है लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन वो भी सीटों के मामले में जितनी पिछली बार सीट मिली थी कम से कम उतनी सीट से कम में वो समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी भी इस बार अच्छी स्थिति में है तो वो भी नहीं करेगी। तो कुल मिला के जितने घटक दल हैं, जो छोटे दल हैं, वो हर बार की तरह जो है ज्यादा सीटें मांगेंगे, लेकिन बाद में आप देखेंगे मान मुनव्वल हो जाएगा और जिसको जितनी सीट के काबिल है उतनी सीटें उनको मिल जाएंगी। इस बार का विधानसभा चुनाव बिहार का कितना दिलचस्प होने वाला है? देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प जो मोड़ आएगा वो प्रशांत किशोर का आएगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी भी काफी टकराव सा दिखाई दे रहा। कांग्रेस असमंजस में है कि वो सोच नहीं पा रही है कि जो है एनडीए गठबंधन के साथ चलें या फिर जो है जो आपका इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ने की भी हैसियत रख सकती है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने घर घर जाके, गांव-गांव जाके जो यात्रा निकाली है, वो ठीक है, उनकी पार्टी नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो वोट काटने में या किसी कैंडिडेट को हराने में बहुत ही जो है उसमें योगदान उसका होगा। इसलिए प्रशांत किशोर, जिसको अभी आदमी देख नहीं पा रहा है, हमारी नजर से, हमारी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। जी, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।